एक पॉइंट और कर लो सब लोग इसमें। खारवेल में एक तो जैन धर्म का अनुयायी का कर लेना, क्योंकि मगध से क्या लेकर आता है, पाटलिपुत्र से जिन की मूर्ति, तो जिन कौन, तो जैन धर्म के मुनि थे, वो लिख लेना। और एक पॉइंट और लिख लो, खारवेल ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष, खारवेल ने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में ही है, हाँ पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के लिए, उदयगिरी पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के लिए गुफा बनवाया, जैन भिक्षुओं के लिए गुफा बनवाया। बस इसमें इतना ही है खारवेल में। मुझे पॉइंट बता क्या ये पूरा डायनेस्टी हो गया। अब विदेशी आक्रमण, तो बाहर से आक्रमण हुआ है, तो एक बार क्रम सुन लो दोस्तों, विदेशी आक्रमण एक बार क्रम बताइए। फेल 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 कुषाण, एक क्रम याद रखना सब लोगों को। यानी कि जो विदेशी आक्रमण हुआ, इंडो ग्रीक, ऋषभ, पार्थियन या पहला, और लास्ट में कुषाण, ध्यान में रखना है। इसी समय भारत के इस एरिया से आक्रमण शुरू हो जाता है, ठीक है ना। एक तरफ ये डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ा, अशोक, कणव, सातवाहन और चेरी, और एक तरफ अब ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हिंद यवन, इसको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। अब ये लोग कहाँ के थे मेन, ठीक है। तो इनका जो एरिया था वर्तमान में सीरिया, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी इराक, दक्षिणी ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्र में ये लोग थे, ठीक है ना। इनका प्रभाव ज़्यादा था। जब वहाँ पर ये लोग कमजोर पड़े, यानी कि सीरिया में, दक्षिण पूर्वी इराक में, दक्षिणी ईरान में, आपका अफगानिस्तान के क्षेत्र में, तो किधर की तरफ आने लगे, भारत की तरफ ये लोग आने लगे, ठीक है ना। इसमें दो शाखाएं थी इसमें, ठीक है ना। एक का नाम था डेमस, इसको बोलते हैं, ये समझ लो, खाली समझने की चीज आ रही है। एक जो शाखा था हिंद यवन का, उसको बोला गया यूथिडेमस या डेमेट्रियस, ठीक है ना, ये याद रखना है। और दूसरा जो था यूथ्रेटाइडस, एक ये था, ठीक है ना। इन लोगों ने अपनी राजधानी बनाई तक्षशिला को, इन्होंने रूल किया सियालकोट, पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में, इसको बोलते हैं साकल, क्या बोलते हैं, फिर से बता रहे हैं। भारत में जो पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ उनका नाम था इंडो ग्रीक। ये लोग वर्तमान के सीरिया, दक्षिण पूर्वी इराक, दक्षिण इराक, अफगानिस्तान के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। जब यहाँ पर ये लोग कमजोर हुए तो उत्तर की तरफ आए। इनकी दो शाखाएं थी, एक को बोला गया यूथिडेमस या डेमेट्रियस, और एक को बोला गया यूथिटाइडस बोला गया। इन्होंने राजधानी बनाया तक्षशिला को, इन्होंने बनाया सियालकोट यानी कि साकल यानी कि वर्तमान का सियालकोट है पाकिस्तान में, वही प्राचीन काल में क्या था, साकल था। सब समझ रहे हैं, है ना। मेरे लिए हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, यूथिडेमस या डेमेट्रियस के बारे में पढ़ना है, फिर इसी वंश के बारे में। ये वंश एक तरह से ये राजा का नाम भी है और वंश भी है। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि हिंद यवन में ये राजा का नाम भी और वंश भी, इन्हीं के नाम पर वंश का नाम पड़ गया। यानी कि पहला जो इस वंश का जो शासक हुआ यूथिडेमस, उसके बाद कौन हुआ, डेमेट्रियस हुआ, इसी के नाम पर इसका वंश का भी नाम पड़ गया। इसमें कौन हुआ, यूथिटाइडस हुआ, और वंश का भी नाम क्या पड़ गया, यूथिटाइडस पड़ गया। इन्होंने राजधानी बनाया तक्षशिला को, इन्होंने बनाया सियालकोट या साकल। क्लियर है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग
देख लेते हैं। इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना, हल्का सा एक जो नाम आएगा एंटियालकिड्स का, उसी के बारे में देखना है। इसी वंश का था वो, जो विदिशा के दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजता है, इसी का शासक है, इस वंश का। समझ में आ रहा सब लोगों को? ठीक है ना, इसको देख लो सब लोग। पहले भारत पर पहला महत्वपूर्ण यवन आक्रमणकारी यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस था। ये इसका पुत्र है, किसका? यूथिडेमस का। कौन? डेमेट्रियस। ये पहला आक्रमण ही भारत में करता है। कौन? डेमेट्रियस। ठीक है, हाँ, ये पिता है, ये पुत्र है। वंश के नाम पर दोनों के वंश पे नाम पड़ गया, या तो यूथिडेमस वंश या डेमेट्रियस वंश। समझ रहे ना? ये पिता है, ये पुत्र है, ठीक है ना? तो पहला जो भारत पर आक्रमण करता है कौन करता है? डेमेट्रियस करता है। क्लियर है? जैसे पिता थोड़ा सा और उधर वाले एरिया में था, यानी कि वर्तमान के सीरिया और वाले एरिया में, पुत्र इधर की तरफ आता है क्योंकि हार जाता है उस एरिया में ना, इधर मूव कर जाता है इंडिया की तरफ, तो भारत पर ही आक्रमण करता है। समझ रहे ना? डेमेट्रियस का मुख्य क्षेत्र, ये लिख सकते हैं सब लोग। पहला आक्रमण कौन करता है? डेमेट्रियस। अभी तो डेमेट्रियस का मुख्य क्षेत्र बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया ऐसे लिखना, बैक्टीरिया मत लिखो, बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया। हाँ, वर्तमान में बैक्ट्रिया कौन सा एरिया? तो लिखना ईरान और अफगानिस्तान। बैक्ट्रिया किसे बोला गया है? तो ईरान और अफगानिस्तान को बोला गया बैक्ट्रिया। यहीं पर इसने रूल किया, किसने? डेमेट्रियस ने। हाँ, ईरान और अफगानिस्तान। डेमेट्रियस ने वर्तमान पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को जीतकर पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को जीतकर, तो खैर भारत में ही था, तो पाकिस्तान लोग बोलते हैं, को जीतकर साकल, साकल ब्रैकेट में लिखना, सियालकोट, सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है ना? यानी कि ये जो इंडो ग्रीक थे, इनकी दो शाखाएं, एक का नाम का यूथिडेमस, या आपका उसी का पुत्र था डेमेट्रियस, उसके नाम पर पड़ गया। तो भारत में जो सबसे पहला आक्रमण किया डेमेट्रियस ही किया करता है। इसका जो मुख्य क्षेत्र था, कहाँ पर ये लोग निवास करते थे? ईरान और अफगानिस्तान में। जब वहाँ पर हारते हैं तो भारत की तरफ मूव करते हैं और पाकिस्तान वाले एरिया को जीतते हैं और यहीं पर सागर को अपनी राजधानी बना देते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट, डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की। डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की, यानी कि यहाँ के राजाओं की उपाधि धारण करता है। डेमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले, यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। हाँ, यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए, यानी खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि में इसने सिक्के चलाए। अब दूसरे तरफ ये था, तो इसने अपने राजधानी बना दिया किसको? तक्षशिला को। इसके बारे में बाद में करेंगे। अब इसी में अगला जो शासक होता है, जो मेन हम लोग को पढ़ना है, नाम सुना हो, मिनांडर, ठीक है ना? इसी डायनेस्टी का शासक अगला कौन है? मिनांडर। इन्हीं के बारे में हम लोग को थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है। इसी के आगे, यानी डेमेट्रियस के बाद कौन आया? मिनांडर आया। अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना? इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी हम लोग को ये करना है, ये कर लेंगे, फिर थोड़ा सा ये कर लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा ये, फिर आ जाएंगे वो शक पर। समझ रहे सब लोग? ये सियालकोट राजधानी बना रहे हैं, साकल को। कौन? डेमेट्रियस। और एडीसी को राजधानी बनाएगा, किसको? साकल को ही। कौन? मिनांडर भी इसी डायनेस्टी का है। डायनेस्टी भी है, नाम भी है, नाम पर ही डायनेस्टी का नाम पड़ गया है। तब समझ रहे हैं? मिनांडर, इनका जो टाइम पीरियड है ईसा खुद कर लेना,
160 से 120 ईसा पूर्व कर लेना सब, मिनांडर। इतिहास में मिलिंद के नाम से ये प्रसिद्ध है, मिलिंद के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सभी हिंद यवन शासकों में सबसे महान शासक ये थे, लिख लेना। सभी हिंद यवन शासकों में सबसे महान शासक, महान था। थोड़ा सा स्टोरी सुन लो इनके बारे में, उसी को लिख लेना। हम देखो इनके बारे में हम लोग को कैसे पता चलता है। आपने सुना होगा ग्रंथ का नाम मिलिंद पन्हो। ये किस भाषा में लिखा गया? मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, पाली, प्राकृत और ब्रज, किसमें लिखा गया था? पाली में लिखा गया। किसमें लिखा गया था? पाली भाषा। ये बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। लिखा किसने? नागसेन ने। नागसेन। ये कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे? बौद्ध भिक्षु। नागसेन जो है वो मिनांडर के दरबार में आते हैं। दरबार इसका कहां पर? साकर। कहां पर? साकर, सियालकोट। दरबार में आते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में इसको बताते हैं, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के बारे में ये बताते हैं इसको, यानी कि ये जो है मिनांडर वो नागसेन से प्रश्न करता है और उसका वो उत्तर देते हैं और इनकी बातों से ये प्रभावित होकर ये क्या करता है? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कौन? मिनांडर है विदेशी, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर, यानी कि नागसेन के प्रभाव में आकर ये बौद्ध धर्म क्या कर लेता है? अपना लेता है। तो मिलिंद पन्हो का मतलब हुआ मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद मतलब कौन? मिनांडर। और पन्हो का मतलब क्या? प्रश्न, यानी कि मिलिंद के प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न करता है नागसेन से और इसके ये उत्तर देते हैं। कौन? नागसेन। और लास्टली इनके बातों से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को एडप्ट करता है। यानी कि मिलिंद पन्हो में नागसेन और मिनांडर के बीच में जो वार्तालाप है उसी का वर्णन किया है। समझ आ रहा सब लोग को? क्लियर है? यानी कि मिलिंद पन्हो से हम लोग को मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है और इसी में इन दोनों का वार्तालाप का उल्लेख किया, वर्णन किया गया है नागसेन और मिनांडर के बीच में। इसका मतलब ये होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पन्हो का मतलब क्या हुआ? मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद का मतलब क्या? मिनांडर। क्लियर है? तो याद रखना। एक विद्वान थे लामा तारानाथ, हमने उसमें भी बताया था मौर्य में आपको। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं तुम लोग। लामा तारानाथ की पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास। लामा तारानाथ की पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास। पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास तथा क्षेमेंद्र की पुस्तक, क्षेमेंद्र क्षत्रिय वाला लिखना है, क्षेमेंद्र की पुस्तक यहाँ लिख रहे हैं अवदान कल्पलता। इसको काट दो, ये काट देना। अवदान कल्पलता में भी मिनांडर का उल्लेख है। मिनांडर का उल्लेख
मिलिंद के सिक्के काबुल से मथुरा और बुंदेलखंड तक, काबुल से मथुरा और बुंदेलखंड तक पाए गए हैं। मिनांडर के सिक्के या मिलिंद के सिक्के काबुल से मथुरा और बुंदेलखंड तक पाए गए। इसको इंपॉर्टेंट करना जो लिखा रहे हैं, इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के निकट रे, ऐसे लिखना यहाँ पर लिख रहे हैं रे, इलाहाबाद के निकट रे नामक स्थान से उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। मेनांडर की राजधानी साकल या सियालकोट शिक्षा एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था। मेनांडर की राजधानी साकल या सियालकोट शिक्षा एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था। शिक्षा व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पेरिप्लस के अनुसार, एक सुना होगा आप लोगों ने, पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी, एक अज्ञात लेखक लिखता है इसको, लेखक का नाम नहीं मिलता है। पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी, ऐसे लिखना, हम लिख दे रहे हैं। पेरिप्लस ऑफ इरीथियन सी और इरीथियन सी लिख दिया के अनुसार उसका शासन संभवतः भड़ोच महाराष्ट्र में, भड़ोच तक था जहां उसके सिक्के चलते थे। ठीक है, बस इसमें इतना ही। इसका उत्तराधिकारी एस्टेटो प्रथम था। मेनांडर का उत्तराधिकारी एस्टेटो प्रथम था। एस्टेटो आधा सौ, टेटो लिख लेना, ऐसे लिख लेना। ध्यान रखना, मेनांडर, मिर्जपन्हो, साकल, सियालकोट, नागसेन, ये ना, ये सब याद रखना है। फिर कहाँ से सिक्के पाए गए, कहाँ शासन था, इसका याद रखना। सबसे महान शासक था इस डायनेस्टी का, किसका? इंडो-ग्रीक का। ठीक है ना। अब इसमें कुछ बताने को नहीं है, क्योंकि टाइटस वंश राजधानी कहाँ बनाते हैं? तक्षशिला। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन? एंटियालकिड्स। कौन? एंटियालकिड्स। इसने किसको भेजा था? जो मैंने पॉइंट लिखा है उसी को यहाँ मेंशन करना आप लोग को। मेरी बात समझ रहे हैं? हमने जो सुंग वंश को लिखाया, सुंग वंश का जो नवा शासक था भागभद्र के दरबार में, एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा। बस यही पॉइंट इसमें लिखना है, यानी कि इस वंश का सबसे महान शासक कौन? एंटियालकिड्स लिख लेना, ठीक है ना। इसी ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को सुंग वंश के शासक, ठीक है ना, भागभद्र के विदिशा के दरबार में भेजा था। बस ये पॉइंट लिख के खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो समझ रहे हैं?
लिखो इसको, हम बोल रहे हैं, लिखो। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इसके बारे में बता रहे हैं ना, इसके बारे में वो अलग था, खत्म हो गया। हाँ, एंटियालकिड्स लिख रहा है। एंटियालकिड्स नहीं समझ आता। ठीक है, एंटियालकिड्स था। इसने तक्षशिला में शासन किया, इसने तक्षशिला में शासन किया और शुंग शासक भागभद्र के दरबार में अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। समझ में आ गया ना? शुंग शासक भागभद्र के दरबार में, दरबार कहाँ लगा था उसका? विदिशा। कहाँ? विदिशा। हेलियोडोरस को भेजा था। हेलियोडोरस लिख लोगे सब लोग? लिख दे, हो जाएगा? लिख दे। हेलियोडोरस, इसी का ये राजदूत है। कौन? कहाँ भेजा गया? विदिशा। किसका दरबार था? भागभद्र का। ये भागभद्र कौन है? शुंग वंश का शासक है। बस इतना याद रखना है सब। ये भागवत की पूजा करता है, विष्णु की पूजा करता है, ये गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी करता है और गरुड़ स्तंभ की स्तंभ पिलर का, और ये इसको एडप्ट भी कर लेता है रानी की वैष्णव। तो जितने भी विदेशी आते हैं सब दरबार के बारे में, हाँ, दरबार में जाता है, भेजता है। जितने भी विदेशी आते हैं, वो आपके इंडो ग्रीक हो, शक हो, पार्थियन हो, कुषाण हो, किसी का कोई अपना कोई धर्म कुछ नहीं होता, सब आते हैं जो अच्छा इनको लगता है। तो कोई बौद्ध धर्म अपना ले रहा है, मेनांडर, ये क्या अपना ले रहा है? भागवत धर्म, विष्णु का उपासक हो जा रहा है। कोई जैन धर्म अपना ले रहा है, ठीक है ना? कोई शैव धर्म अपना ले रहा है। सब अलग अलग धर्म को एडप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है ना? जिसको जो अच्छा लग रहा है। सब विदेशी थे, लेकिन यहाँ की संस्कृति में घुल मिल जाते हैं, ठीक है ना? समझ रहे सब लोग? अगला, कोई ऐसे भी तो रहते हैं जो नहीं अपनाते हैं। हाँ, कोई होंगे ऐसे भी जो नहीं, लेकिन ये लोग आते हैं अपना लेते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें। जितने भी हम लोग पढ़ेंगे सब ना कुछ अपनाते हैं। कोई शैव धर्म को, कोई वैष्णव को, कोई जैन को, कोई बौद्ध को, सब अपनाते हैं। आगे भी और भी हम लोग को शासक के नाम मिलेंगे, ठीक है ना? आगे बढ़े तो दो हो गया, इक्विटाइडस का ये हो गया, ठीक है ना? और उसका मेनांडर हो गया आपका डेमेट्रियस वाला। दोनों में क्लियर है ना? तो आएगा तो उसी को बहुत सारी जो चीजें मिलेंगी तो पढ़ लेना सब, ठीक है ना? अगला शक कर लो। शक, हाँ, जल्दी इसको कर फिर शुरू कर देंगे। मेन कुषाण पर होगा। किस नाम से जानते हैं हम लोग? सीथियन। किस नाम से? ध्यान रखना आता क्वेश्चन। सीथियन प्राचीन काल में किस वंश का आया था? शक को सीथियन भी बोला था। अच्छा, एक चीज और सुन लो, मन होगा तो लिख लेना। शक के पहले हल्का सा 2-3 पॉइंट है, सुन लो। इन्होंने एक कला डेवलप किया हिंद यवनों में। इसके पहले थोड़ा सा सुनो हल्का सा हिंद यवन के बारे में। उसका नाम था हेलेनिस्टिक कला। हेलेनिस्टिक कला इन्होंने डेवलप किया, विकसित किया। किसने? तो इंडो ग्रीक ने।
हिंदू यवन, इसी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, इस पर आ रहे हैं, क्यों? ये कला डेवलप किया किसने? इंडो ग्रीक ने, हिंदू यवन ने, इन्होंने ही सबसे पहले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में या भारत में सोने के सिक्के चलाए। ये भी याद रखना, पॉइंट को लिख लेना ना। इंडियन शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। उसके अलावा सर्वप्रथम भारत में लेख वाले सिक्के, यानी कि सिक्के पर कुछ लिखा हुआ हो, राजाओं की फिगर बना हुआ, इन्होंने स्टार्ट किया। किसने? हिंदू ने। यानी कि राजा का फिगर भी बना हुआ हो, उस पर कुछ लिखा भी हुआ हो, सब इन्होंने स्टार्ट किया। किसने? हिंदू ने। और सोने के सिक्के ने के भी इसी ने स्टार्ट किया। किसने? हिंदू ने। भी ध्यान रखना। सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? हाँ, सोना का सिक्का सबसे पहले जारी किया इन्होंने ही, हिंदू ने, है ना। पहले भी था जैसे, लेकिन जो बड़े पैमाने में जो स्टार्ट किया वो, और राजाओं की फिगर बना हुआ सिक्का इन्होंने स्टार्ट किया। यानी इससे पहले राजा के सिक्के पर फिगर नहीं बने होते थे। जैसे मौर्य काल में क्या था? आहत मुद्रा था ना, पंचमार्क कॉइन था, तो उस पर क्या उसको फिगर बना होता था? किसका? मोर का, पीपल का, चंद्रमा का, ये सब का फिगर बना होता था। कोई राजा का नहीं होता था। और राजा का जो सिक्के पर फिगर बनाने की प्रवृत्ति ने शुरू किया, इंडो ग्रीक ने किया, हिंदू यवन ने ही किया। मेरी बात समझ रहे सब लोग? ये ध्यान रखना, 2-3 पॉइंट था। शक पर आ जाओ। अब देखो, शक भी क्या था? ये लोग मेन थे मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, यानी कि सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। इनकी भी 5 शाखाएं थी, है ना। इनकी कितनी शाखाएं थी? 5। भारत में 2 शाखाएं सबसे पॉपुलर हुआ, और उसमें से हम लोग एक शाखा बस पढ़ेंगे, है ना। तो कहाँ कहाँ पर ये शाखा हुआ? तो एक को बोला गया उत्तरी क्षत्रप। अभी समझ में आ जाएगा, परेशान मत होना। तो नाम सब अजीब अजीब है। दूसरा जो था उसको बोला गया पश्चिमी क्षत्रप। पढ़ना हम लोग को इसी को, पश्चिमी क्षत्रप को नहीं पढ़ना, है ना। इन्होंने जो शासन किया तक्षशिला से मथुरा तक, इन्होंने जो शासन किया नासिक तथा उज्जैन, यानी कि मालवा, ठीक है ना। यानी कि शकों में कुल 5 शाखाएं, 2 भारत में पॉपुलर हुई। एक उत्तरी क्षत्रप जिन्होंने शासन किया तक्षशिला से मथुरा तक, और पश्चिमी क्षत्रप जिसने शासन किया नासिक तथा उज्जैन में शासन किया इन्होंने, है ना। इसी का जो शासक था, जो सबसे प्रसिद्ध था, उसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन शासक था। कौन सा? पश्चिमी क्षत्रप का। यानी कि कहाँ पर शासन किया? आपका सौराष्ट्र प्रांत में, यानी कि इसी में सौराष्ट्र प्रांत भी आ जाएगा, गुजरात वाला एरिया। समझ में आ रहा सब? फिर से बताएं, समझ में? ठीक है। हाँ, शक या सिथियन मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे, ध्यान रखना। शकों की कुल 5 शाखाएं थी, उनकी एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई। 2 शाखाएं ये हैं, बाकी दूसरा का लेना देना हो रही है ना। भारत में मुख्यतः 2 शाखाओं में विभाजित थे। पहला उत्तरी क्षत्रप, दूसरा पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप ने शासन किया तक्षशिला से मथुरा तक, पश्चिमी ने शासन किया नासिक और उज्जैन में शासन किया। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मेन इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। नाम है, राजा का नाम मिलेगा, लेकिन हम लोग को कुछ पढ़ना होना चाहिए, तो हम लोग आ जाएंगे सिर्फ, ठीक है ना। आप देख लेंगे नासिक क्षत्रप, तो इसका जो शासक था, जो पहला शासक का जो नाम मिलता है, उसका नाम था नहपान। अभी नाम सुना था आप लोगों ने? सुना था ना? इसी का था। किसने हराया नहपान को? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। किसने हराया? गौतमीपुत्र सतकर्णी। और हत्या कर दिया किसका? नहपान का। तो इसी का था, नासिक का था। कौन? नहपान। आ रहा समझ में? अब जो पहले पढ़ रहे हैं वो सब फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन हम डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी वंश का, यानी कि मालवा उज्जैन का, अब
आगे चलकर इन्होंने नासिक पर शासन किया। अब इसमें उज्जैन का मालवा जो था शासक, उसका नाम था चष्टन। तो आगे लिख लो, ऐसे लिखो, लिखा रहे हैं इस वंश का, यानी कि उज्जैन वाले का। इस वंश का पहला शासक चष्टन था। नापान जो था नासिक में शासन कर रहा था, ये जो है उज्जैन में मालवा में शासन कर रहे थे, ठीक है ना। हाँ, पहला शासक चष्टन था। संभवतः चष्टन के पुत्र जयदामन ने, जयदामन उसका पुत्र था, उसका नाम था जयदामन। ने उज्जैनी को जीत लिया, उज्जैन को जीत लिया, परंतु चष्टन के शासन काल में ही इसकी मृत्यु हो गई। अतः उज्जैन का प्रथम स्वतंत्र शासक चष्टन ही था। अगला जो शासक बनता है रुद्रदामन, है ना। ये चष्टन का पौत्र था। चष्टन का पौत्र मतलब किसका लड़का हुआ? जयदामन का लड़का हुआ। किसका लड़का हुआ? जयदामन का। चष्टन का लड़का जयदामन, जयदामन का लड़का रुद्रदामन। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन? रुद्रदामन। इसके बारे में पढ़ेंगे। एक सौ 130 से 150 एडी ईस्वी। हाँ, जयदामन का पुत्र था ये, चष्टन का पौत्र था। इनके बारे में सुन लो, लिखना नहीं सब लोग, मिल जाएगा आराम से, उस पर से लिख लेना सब। हाँ, क्योंकि ये तो मर गया इसी के शासनकाल में, इनके बाद ये आ गया, यानी कि ये जो लड़का था इनकी डेथ हो जाती है इसी शासनकाल में, और चष्टन के बाद ही बन जाते हैं। ठीक है ना। शक डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? रुद्रदामन। ठीक है ना। रुद्रदामन ने सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमामी को 2 बार युद्ध में हराया, लेकिन निकटता के कारण उसकी हत्या नहीं करता। मैंने बताया था, ठीक है ना। यानी कि अपनी पुत्री का विवाह इसने किससे किया था? पुलमामी से किया था, जो सातवाहन वंश का, पुलमामी से। वशिष्ठी पुत्र पुलमामी, शायद आप नहीं आए होंगे समझ, ठीक है ना। समझ रहे सब लोग? आज समझ तुम लोगों को। इन्हीं का एक अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या मिलता है? जूनागढ़। हमने आप लोग को कुछ दिया था करने के लिए, घर से करके लाने के लिए। इसी अभिलेख से हमने संबंधित कुछ दिया था, शायद याद आ रहा है?
हमने बोला था कि सुदर्शन झील के बारे में सबको करके लाना, राजा का नाम हमने बता दिया। हमने बोला था राजपाल लिख कर लाना सब लोग, बोले किए होने किए। ये विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया था। याद रखना, जूनागढ़ अभिलेख से ही हम लोग को पता चलता है ये कहाँ से मिला है, तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत से मिला है। इसी से हम लोग को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, रुद्रदामन के बारे में और आगे चलकर स्कंदगुप्त के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। इसी में सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में भी जानकारी मिलता है। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। और उस पर डैम किसने बनवाया? अशोक ने। फिर आगे चलकर इनके शासनकाल में वो टूट गया, यानी कि हैवी रेनफॉल से, बारिश से। तो इन्होंने क्या करवाया? रिकंस्ट्रक्शन करवाया। और इन्होंने इसका जो रिकंस्ट्रक्शन करवाया यानी कि पुनर्निर्माण करवाया, उसमें अपने राजकोष से पैसा दिया, जनता से। हाँ, जनता से पैसा नहीं लिया, अपने राजकोष से उसको पुनर्निर्माण करवाया इसने। किसने? तो आपका रुद्रदामन। आगे चलकर फिर टूट जाता है ये, तो कौन बनवाता है इसको? तो स्कंदगुप्त बनवाते हैं। तो आज फिर दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग खुद करके लाना है कि इस जो ये झील है इसको 4 राजाओं ने तो बनवाया, यानी कि झील को बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उस पर डैम किसने बनवाया? अशोक ने। रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया? रुद्रदामन ने। फिर किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। 4 राज्यपाल का नाम मिलेगा आपको, वो गवर्नर का नाम मिलेगा। सौराष्ट्र प्रांत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन गवर्नर, अशोक के समय कौन गवर्नर, इनके समय में कौन गवर्नर, और आपके स्कंदगुप्त समय कौन गवर्नर, ये लिख कर लाना सब। इनका तो नाम अभी ही आ जाएगा हमको लगता है। हाँ, कि सौराष्ट्र प्रांत में जो रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा है, तो राजा तो है ही, राजा तो भाई कहाँ बैठा? अपनी राजधानी में। लेकिन वहाँ पर जो गवर्नर है, जैसे मोदी जी है भाई, मोदी जी है प्रधानमंत्री तो दिल्ली में। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। मान लीजिए नहीं पहुँच पाए मोदी जी, तो बोल दिए कि आपको बनवाना है कुछ, तो भाई अब किसके दिशा निर्देश में बनेगा? बस्ती में कुछ बन रहा है मान लो, ठीक है। मान लो कि कोई स्कूल बनाया जा रहा है, उसका वो किया जा रहा है, आर्मी स्कूल का स्थापना किया जा रहा है। तो योगी जी आ रहे, उसका इनाग्रेशन करने, मोदी जी नहीं आ पाए। तो नाम तो आया कि किसके शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री था? मोदी जी के शासनकाल में यूपी के बस्ती में एक आर्मी स्कूल का स्थापना किया गया था, ठीक है ना। ऐसे ही राजा तो है, राजा का नाम बता दिया, लेकिन वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री था या मतलब उस समय राज्यपाल बोला जाता था, ठीक है ना। अभी भी जैसे क्या है, जो मेन तो पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास, सॉरी मेन पावर किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास। लेकिन मेन जो बोलते हैं लोग कौन है? प्रथम नागरिक पूरे भारत का तो राष्ट्रपति, पावर प्रधानमंत्री का। ऐसे ही मुख्यमंत्री के पास पावर, लेकिन बोला जाता है कि राज्य का मेन कौन है? तो राज्यपाल है, बोला जाता है। तो ऐसे ही उस समय वहाँ का कौन गवर्नर था, वो करके आना सब, समझ रहे हैं। यही सब पॉइंट लिख लेना। आप इसी ये शक जो है, ये जो शक रूलर सब है ना, ये कब तक रहेंगे? और गुप्त वंश तक इनका नाम हम लोग को मिलेगा। जो अंतिम शक शासक था उसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। जो शक है इनका नाम हम लोग को कब तक मिलेगा? गुप्त वंश तक मिलेगा। और अंतिम जो शक शासक उसका नाम क्या है? रुद्र सिंह थर्ड है, तृतीय लिख सकते हैं सब। फिर आगे भी गुप्त वंश में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इतना ही शक में। अब जल्दी से कर लो पार्थियन और फिर कुषाण, फिर खत्म हो जाएगा। खत्म क्या हुआ? फिर तो सब बचा हुआ पॉलिटिकल चीजें। अभी तो पढ़ाएंगे। हाँ, अभी आपको क्लास कल भी पढ़ सकते, खत्म कर दिया पूरा। अगला पैलव।
अच्छा एक चीज और हम यहाँ बताते हैं, तुम लोग बताओ, कुछ पता हो तुम लोग, एक नोट करके सब लोग लिखना पहले, फिर करना पहले, और पहले नोट करके एक चीज लिखो, पहले तो तुम लोग बताना फिर हम बताएंगे, नहीं बता पाओ, ऐसे नोट करके सब लोग। एक हम लोग क्या संबंध चलता है, घेरा चलता है, विक्रम हाँ इसके बारे में हमको बताना है, क्या बताएंगे, विक्रम या मानव संबंध, इसके बारे में बताओ तो। ये क्या था, ये क्या था, तुम लोग बताओ तीनों, किसने स्टार्ट किया था, कोई शासक था, हाँ कहाँ के शासक, कहाँ के शासक, चलो हम ही बता दे रहे हैं, हाँ चलो हम ही बता दे रहे हैं, उज्जैन क्या, सुन लो थोड़ा सा, सुनो नोट करके इसको लिख लेना। हमारे कई संबंध हैं, जैसे एक है विक्रम संबंध है, एक अभी आगे पढ़ेंगे शक संबंध, फिर उसके आगे पढ़ेंगे गुप्त संबंध, ठीक है ना। जैसे बोला था कि भारत सरकार ने कौन सा कैलेंडर को अडॉप्ट किया हुआ, क्या लगा, अगर पूछा जाए कि भारत सरकार ने कौन सा कैलेंडर अडॉप्ट किया हुआ, ये वाला कौन सा है, ये जो हिंदू कैलेंडर हम लोग का होता है ना, जो चैत्र मास से स्टार्ट होगा, जिसे कहा जाता है ना कि अभी जो चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है। अगर हम लोग बोलेंगे विक्रमी संवत क्या चल रहा है, क्या हो जाएगा, 2083 विक्रमी संवत है, कौन है विक्रमी संवत, ठीक है। तो स्टोरी सुन लो, किसने चलाया, कौन था वो शासक, ठीक है। और जो कैलेंडर जो भारत सरकार ने अडॉप्ट किए वो शक और ग्रेगोरियन है, उसको भारत सरकार ने अडॉप्ट किया हुआ है। ये हमारा जो चैत्र माह, जो मार्च का जो महीना स्टार्ट हो रहा है, यही से ये स्टार्ट होता है, चैत्र आता है, चैत्र बाद क्या आता है, आषाढ़, फिर चैत्र बैसाख आता है, हाँ बैसाख, फिर आषाढ़, फिर सावन भादो, इस तरह करके आते हैं ना सब, हाँ ज्येष्ठ ये सब जो है, ठीक है ना। हाँ उसका ये जो क्रम है वो कर लेना, ठीक है। तो यही से मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। फिर सावन भादो, आपका पूस, ये सब जो सब करके फिर आ जाता है फागुन, फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फागुन गया है तो क्या चैत होता है ना, तो चैत ये मार्च से स्टार्ट होता है, अभी आएगा किसी दिन न्यूज में आ जाएगी कौन सा आपका विक्रम संवत चल रहा है, तो 283 अभी एक दिन न्यूज में आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे, किसने स्टार्ट किया, हाँ तो सुन लो स्टोरी। एक शासक था, उसका नाम हम लोगों को नहीं मिलता है, कहा था कि मालवा का शासक था। इस समय मालवा पर शकों का शासन था, शकों का, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि उसको शकों को वहाँ से खदेड़ देते हैं मालवा से, यानी कि उज्जैन, और इस विजय के उपलक्ष्य में उसको हरा देते हैं युद्ध में, यानी वहाँ से भगा देते हैं, हरा देते हैं। इस विजय के उपलक्ष्य में वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, विक्रमादित्य, यानी कि नाम नहीं मिलता है शासक का, कहता है कि कोई अज्ञात शासक थे, नाम नहीं मिलता उनका, वो सबको को वहाँ से हरा देते हैं, मालवा से बाहर कर देते हैं, और इस विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और एक संवत चलाते हैं। कौन सा संवत, विक्रम या मालव, कब चलाते हैं, 57 ईसा पूर्व, ऐसे है 57 ईसा पूर्व, ये नहीं रहेगा तब ये हम लोग लगा सकते हैं, इसलिए दोनों हमने लिखा, समझ रहे सब लोग। जैसे माना 57 ईसा पूर्व, ये नहीं रहेगा तब 58 ईसा पूर्व करेंगे, 57 या 58 ईसा पूर्व चलाते हैं, ठीक है ना। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है ना।
23 से शुरुआत होता है किसका? विक्रम संवत का। और ये उपाधि इतना पॉपुलर हो जाता है कि पूरे इतिहास में 14 राजा इस उपाधि को क्या करते हैं? धारण करते हैं, एज्यूम करते हैं। और सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन होते हैं? चंद्र द्वितीय विक्रमादित्य, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश में। और अंतिम विक्रमादित्य कौन होता है? हेमू होता है, जो अकबर से लड़ता है पानीपत का सेकेंड युद्ध। सुन पढ़े होंगे आप लोग, क्यों ना? हेमू होता है वो अंतिम विक्रमादित्य होता है, 14वां विक्रमादित्य होता है। यानी कि पूरे इतिहास में विक्रमादित्य के जो उपाधि धारण की कितने शासकों ने? 14। पहला ये, और आगे चलकर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हो गए। फिर सबसे जो अंतिम थे वो कौन हो गया? हेमू हो गया, जो अकबर से लड़ा था पानीपत का द्वितीय युद्ध, उसमें हार जाता है और अकबर राजा बन जाता है। ठीक है, क्लियर? तो नोट करके इसको एक लिख लेना ये वाला कि विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के शासक ने की, अज्ञात शासक ने की। उन्होंने शकों को वहां से हराया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत किया था। 57 ईसा को हो जाएगा। अब शक पर आ जाओ और पार्थियन पर आ जाओ। करें? पहला या पार्थियन? ये लोग मेन ईरान के रहने वाले, मूल निवास स्थल इनका ईरान था। पैरो का पैरो या पार्थियन। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था उसका नाम था गोंडो खरगीज। गोंडो खरगीज गोंडो खरगीज इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। किस वंश का? पैलव या पार्थियन का। इनका मूल निवास स्थल कहाँ पर था? ईरान में था। उसके सिक्के पंजाब, लिख लो, इसके सिक्के पंजाब, सिंध, कंधार तथा काबुल घाटी में पाए गए। इसने शकों को पराजित कर शक जो भी पढ़ाए थे को पराजित कर तक्षशिला को राजधानी बनाया। इसने शकों को पराजित कर तक्षशिला को राजधानी बनाया। इसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस इसके शासनकाल में ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया।
ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया। हाँ, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस ब्रोंदोफर्निस के शासनकाल का एक अभिलेख, ब्रोंदोफर्निस के शासनकाल का एक अभिलेख इसको याद रखना, इंपोर्टेंट कर लेना। एक अभिलेख तख्ते बही लिख दिया है, कहां पर? पेशावर से मिला है, पेशावर कर लेना, पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, पेशावर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें इतना ही। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं खूब सारे कुषाणों से, किससे? कुषाणों से। कुषाण में 3 शासक हुए। अभी इसको पहले यहीं से लिखेंगे, थोड़ा सा हल्का सा फिर आगे बढ़ेंगे। हम नाम पहले शासक का लिख दे रहे हैं। एक तो इनके बारे में पढ़ना, दूसरा इनके बारे में पढ़ना, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कनिष्क के बारे में पढ़ना, मेन इन्हीं के बारे में पढ़ना। तो पहले तो सुन लो सब इनके बारे में, यानी कि हिंदयान हो गया, शक हो गया, पहला हो गया, और कुषाण ये विदेशी है। उधर हमने इंडियन डायनेस्टी बताया, शुंग, कणा और सातवाहन, 3 उधर 4 7 डायनेस्टी के बारे में पढ़े। एक चीली के बारे में उन्होंने पढ़ा अलग से, ठीक है ना। तो ये पूरा सब इस पीरियड में जो चीजें हो रही सब ध्यान रखना सब। कुषाण चीन के यूची कबीले से संबंधित है। किससे? यूची कबीले से संबंधित है। चीन का ये जनजाति था, ना, उसी से संबंध है। कौन? कुषाण। यूची तोखारी नाम से भी जाने जाते थे। किस नाम से? तोखारी, याद रखिएगा सब, तोखारी नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है ना। यह कबीला 5 शाखाओं में विभाजित था। इसके 5 ब्रांचेस थे। ये जो कबीला था, ये कबीलाई संगठन था, ये जो कबीला था 5 शाखाओं में विभाजित था, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। ये उत्तर मध्य एशिया में निवास करते थे तथा चीन के पड़ोसी थे। ये उत्तर मध्य एशिया में निवास करते थे, उत्तर वाले एरिया में, भारत के उत्तर में, और चीन के क्या थे? निवासी थे, पड़ोसी थे, ठीक है ना। और किस जाति से थे? यूची से। याद रखना है इसको, क्या नाम से जाना जाता? तोखारी। भी आता है क्वेश्चन कई बार कि यूची जाति से कौन संबंध थे? तो शक, हिंद, यवन, कुषाण, पार्थिव, तो क्या? कुषाण। क्लियर है, ठीक है ना। अब पहला शासक कौन? कुजुल-कड़फिसस प्रथम। कुजुल-कड़फिसस नामक कुषाण शासक ने यूची कबीले को क्या किया? संगठित किया। इसी ने क्या किया? ये जो कबीला था इसको क्या कर दिया? संगठित कर दिया, यानी कि यूनिट कर दिया। समझ रहे सब लोग? उसने कश्मीर तथा सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र जीता, यानी कि ये जो था कश्मीर और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र जीता, यानी कि पूरे भारत में नहीं आया। कौन? आपका कुजुल-कड़फिसस, ठीक है ना। कुजुल के 2 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। 2 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। प्रथम प्रकार के सिक्कों के मुख्य भाग पर काबुल के अंतिम
शासक था हर्मियस, उसका नाम मिलता है, ठीक है ना। यानी कि इसके दो आपके जो सिक्के मिलते हैं, प्रथम प्रकार के सिक्कों के मुख्य भाग पर एक काबुल का शासक था हर्मियस, उसका चित्र मिलता है बना हुआ, ठीक है ना। क्लियर है। और दूसरे भाग पर इसी का नाम खुदा हुआ, किसका, कुजूर का। यानी कि एक भाग पर इसका जो सिक्का मिलता है उस पर काबुल का शासक था हर्मियस, उसका नाम मिलता है, दूसरे पर इसी का शासक का नाम मिलता है, किसका, कुजूर का नाम मिलता है। इसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए। यानी कि इसने क्या किया कि रोमन साम्राज्य कहाँ पर, आपके सेंट्रल एशिया, रोम वाला जो इटली वाला जो एरिया सब ना, इटली की राजधानी क्या, रोम एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था इस समय, ठीक है ना। उसी का पूरे उसमें शासन चलता था, ठीक है ना। इस समय बहुत ज़्यादा डेवलप था ये रोमन साम्राज्य, ठीक है ना। तो वहाँ के शासक के नकल पर इसने तांबे के सिक्के ढलवाए, किसने, कुजूर कटफिसस ने। कहाँ पर, तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। समझ रहे सब लोग, ये हो गया मेन। अब ये और भीम कटफिसस। अब ये जो था इसका उत्तराधिकारी था, किसका, कुजूर का। इसने सिंधु नदी पार किया और तक्षशिला पर आ गया, तक्षशिला पर शासन करने लगा। कौन, भीम कटफिसस, ठीक है ना। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। यानी कि पंजाब का मतलब कहाँ तक आ गया, भारत तक आ गया। पंजाब, दो पंजाब, एक पाकिस्तान वाला भी पंजाब है, वर्तमान में उसको पश्चिमी पंजाब बुलाता है। हम लोग का जो पंजाब उसको क्या बोलते हैं, पूर्वी पंजाब बोलते हैं। यानी कि पंजाब पर भी इसने शासन किया और तक्षशिला पर भी शासन किया, ठीक है ना। कुषाण शासकों में भीम कटफिसस ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कुषाणों में सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो भीम कटफिसस ने जारी किए, इसने जारी नहीं किए, ठीक है ना। इसलिए कि ऐसे अगर पूछा जाए सोने के सिक्के सबसे पहले किस वंश के शासकों ने किया, तो इंडो ग्रीक, किसने किया, इंडो ग्रीक ने किया। समझ रहे सब लोग। तो कुषाणों में पूछा जाएगा तो भीम कटफिसस लगाना। उसने सोने तथा तांबे के सिक्के भी चलाए। इसके सिक्कों पर यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में लेख मिलते हैं। दो लिपि यूनानी और खरोष्टी में लेख मिलता है। भीम के सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। यानी कि जो इसके सिक्के पाए गए उस पर शिव का आकृति मिलता है, नंदी का आकृति मिलता है और त्रिशूल का आकृति मिलता है। अब देखो ये है तो क्या विदेशी, लेकिन सिक्के पर आकृति किसका मिल रहा है, शिव का, नंदी का, त्रिशूल का। इसका मतलब कौन सा धर्म का फॉलोवर ये है, शैव का, यानी शिव का ये उपासक है। कौन, बिल्कुल। हमने पहले ही बोला कि जो भी विदेशी थे आते हैं, आके संस्कृति में घुल मिल जाते हैं और जिन्हें जो धर्म अच्छा लगता है उसको ये एडॉप्ट कर देते हैं। तो भीम कटफिसस कौन से धर्म का अनुयायी हो गया, शैव धर्म का, यानी कि शिव का उपासक था। कौन, आपका क्लियर है। और एक उपाधि भी धारण करता है। कौन सी उपाधि, महेश्वर। महेश्वर मतलब कौन, शिव जी। कौन है, शिव भगवान को क्या बुलाता है, महेश्वर बुलाता है। तो एक भी उपाधि धारण करता है, ठीक है ना। इसको भी लिख लेना सब। बस इसमें इतना ही भीम कटफिसस में। कल इस 102 लिखा था। अब इनके बारे में कुछ ये सुन लो, इंपॉर्टेंट चीजें। ये जब गद्दी पर बैठते हैं कनिष्क, तो 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करा। और इसी समय एक संवत चलाता है। कौन सा संवत,
शक संवत। डायनेस्टी अलग है, ये संवत अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। 78 ईस्वी में ये शक संवत की शुरुआत करते हैं, ध्यान रखना। एक विक्रम संवत हमने बता दिया, दूसरा शक संवत बता दिया। और अपनी दो राजधानी बनाते हैं, एक तो बनाते हैं पेशावर, यानी कि वर्तमान का पेशावर। पहले नाम क्या था? पुरुषपुर। क्या नाम था? पुरुषपुर। इसको ब्रैकेट में लिखना, इसको पहले लिखना। ये पहली राजधानी। दूसरी राजधानी किस है? मथुरा को। किस है? मथुरा सबको पता कहाँ पर है? आगरा के पलीटी में ही तो है ना। क्या बोल गया? आंध्र प्रदेश से, आगरा के रास्ते। ठीक है ना? अब देखो, अब इनके बारे में कुछ चीजें सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुषाण वंश का महानतम शासक था। कौन? कनिष्क। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है, और इस समय इन्होंने क्या किया? शक संवत की शुरुआत करते हैं। एक अभिलेख मिलता है राबातक, एक अभिलेख मिलता है राबातक। इस अभिलेख में कनिष्क अपने को कहते हैं कि मैं भीमकटिशस का पुत्र हूँ। इस अभिलेख में कनिष्क ने स्वयं को भीमकटिशस का क्या बोला है? पुत्र बोला है। ठीक है ना? समझ रहे सब लोग? कनिष्क ने पंजाब के साथ साथ मथुरा तक के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। पंजाब का तो था ही, और मथुरा तक क्षेत्र को क्या किया? अपने नियंत्रण में ले लिया। भीमकटिशस का पुत्र। इसी अभिलेख में इसने स्वयं को कहता है कि मैं भीमकटिशस का पुत्र हूँ। एक ग्रंथ था, उसका नाम था श्री धर्म पिटक निदान सूत्र। उससे पता चलता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। पाटलिपुत्र यानी कि पटना पर, और वहां से एक विद्वान को लेकर आए थे। कौन से विद्वान को? अश्वघोष को। और एक मुर्गा भी लेकर आए थे, अद्भुत मुर्गा। कहा जाता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, वहां से एक विद्वान अश्वघोष और एक अद्भुत मुर्गा वहां से लेकर आते हैं। कहां से? पाटलिपुत्र से। ठीक है ना? अश्वघोष ने ही चौथे बौद्ध संगति का क्या किया था? क्या थे उसमें? उपाध्यक्ष थे। क्या थे? उपाध्यक्ष थे। इन्होंने कई ग्रंथ लिखा है अश्वघोष ने, जैसे बुद्ध चरित्र, ठीक है ना, सौंदरानंद लिखाया था हमने, कुछ बताया था। ठीक है ना? ऐसे ही जब पढ़ा रहे थे छोड़ कर समझ रहे सब लोग, इसको ध्यान में रखना। कनिष्क ने चीन के शासक से भी युद्ध किया, लेकिन पहली बार जब युद्ध करता है तो हार जाता है, कहा जाता है ऐसा। लेकिन दूसरी बार जब युद्ध करता है तो चीन के शासक को ये हरा देता है, और जो पूरा जो रेशम रूट था उस समय का, सिल्क रूट बोलते हैं, रेशम मार्ग बोलते हैं, उस पर नियंत्रित कर लेता है। कौन? कनिष्क। है ना? बंदर है ना? समझ रहे सब लोग? उसको इसी पॉइंट को सबको लिख लेना है, ठीक है करके। कैसे बता रहे हैं? कनिष्क चीन के शासक पे, चीन के शासक को कनिष्क से युद्ध होता है। पहली बार युद्ध में ये पराजित हो जाता है कनिष्क, लेकिन दूसरी बार में वो कनिष्क चीन के शासक को हरा देता है और रेशम मार्ग पर, सिल्क रूट पर कब्जा कर लेता है, जो उस समय का सबसे प्रमुख मार्ग होता है व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से। ठीक है ना? यानी कि जो भी उस पर कैप्चर कर लेगा
वो उसका व्यापार वाणिज्य क्या हो जाएगा, बहुत ही डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो जो मार्ग कहाँ तक जाता था, रोम तक जाता था। कहाँ तक? रोम तक, ठीक है ना। जिसको फिर से चाइना ने क्या किया था, डेवलप किया था। बीओबी मार्ग का शुरुआत किया था ना, जो भारत भाग नहीं लेता है, पढ़े होंगे थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स ना, उसका नाम था क्या था, बेल्ट ऑफ इनिशिएट करके से था ना, उसने स्टार्ट किया था चाइना ने, जिसमें भारत शामिल नहीं होता। वही वाला रूट पर कब्जा कर लेता है कौन, कनिष्क, ठीक है। अब ये दो कला शैली को डेवलप करता है कनिष्क, यानी कि दो कला शैली में मूर्तियां बनती हैं इस समय। एक था गांधार कला और दूसरा था मथुरा कला, ठीक है। गांधार कला पूरी तरीके से उस पर विदेशी पुट था, पुट का मतलब विदेशी प्रभाव था, यानी कि उसमें दोनों में बहुत सारी मूर्तियां बनी, जैन मुनि का भी और गौतम बुद्ध का भी। गांधार शैली में जो मूर्तियां बनाई गई बुद्ध की, उसमें विदेशी प्रभाव दिखता है, यानी कि शरीर उनका जो है कुछ कुछ दिखाया गया है। किसका? गौतम बुद्ध का। बाल घुंघराले दिखाए गए, गले में हार दिखाया गया, जैसे कि एक देवता है यूनानियों के, कौन है? अपोलो, क्या नाम है? अपोलो देवता। उनकी तरह गांधार शैली में इनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। किसकी? बुद्ध की। जबकि मथुरा कला प्योर भारतीय कला, उसमें जैसे हम लोग होते हैं, यानी कि अध्यात्म की मुद्रा में बैठे हुए, कपड़े ऐसे जैसे हम लोग साधारण पहनते उस तरह से पहने हुए हैं, कोई गले वले में हार और कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बाल भी जो सिंपल जो है उस तरह के बाल जैसे होते हैं, ठीक है, इस तरह से बनाया गया है। तो दोनों में बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, जैन मुनियों की भी मिली है और बुद्ध की भी मिली है। यानी कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि मथुरा कला और गांधार कला किसने डेवलप किया, तो कनिष्क ने किया। इसके बारे में कला संस्कृति में आप लोग पढ़ सकते हैं, मेंस में कई बार क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है ना। कई अलग अलग है, सब पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। आगे ये भी तो विदेशी है, कनिष्क ये भी तो आते हैं ना बाहर से, लेकिन यहाँ के हाँ यूची पता है ना, यूची कबीले, हाँ चाइना के पड़ोसी, यानी कि यूची कबीले से लोग संबंध थे, हाँ मध्य एशिया में, ठीक है ना। वही से लोग आते हैं यहाँ पे, घुल मिल जाते हैं। ये भी क्या करते हैं, पहले तो शैव धर्म के फॉलोवर्स थे, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेते, जैसे अशोक थे, ठीक है ना। जैसे अशोक थे, अशोक तो भारतीय थे, ये भारतीय नहीं थे, ये तो विदेशी थे। ये लोग आते यहाँ पर घुल मिल जाते हैं, संस्कृति को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, कला संस्कृति जो भी चीज़ें होती हैं। राजतरंगी के अनुसार इन्होंने कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना किया था। राजतरंगी के अनुसार अशोक ने भी श्रीनगर का स्थापना किया था, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया था, कनिष्कपुर नगर का स्थापना किया था, कहाँ पर? कश्मीर में। राजतरंगी क्या है? ग्रंथ है, किसने लिखा था? कर्ण ने। किसने लिखा था? कर्ण। अब इन्हें दो इतिहास में दो कारणों से याद किया जाता है, ठीक है ना। या दो कारणों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो पहले इन्होंने क्या किया, क्या चलाया, एक शख्स मत चलाया, ठीक है। दूसरा किस लिए? दूसरा इन्होंने महायान बौद्ध धर्म को क्या किया, संरक्षण दिया। और इन्हीं के काल में क्या हुआ था, बहुत संगति हुआ। कहां पर हुआ? कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था ना। हम तो ये सब नहीं पढ़े, पढ़े हो? संगतियां पूरा पढ़े हो? चारों कौन सी पढ़े? नहीं पढ़े हो ना। हम बताते भी जा रहे थोड़ा थोड़ा चीजें, यानी कि कुल ध्यान से उनको बौद्ध धर्म में कुल 4 सम्मेलन होता है। सम्मेलन को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस, काउंसिल भी बोलते हैं, हिंदी में संगति भी बोलते हैं, सम्मेलन भी बोलते हैं। यानी कि जब बुद्ध की डेथ होती है उस समय से लेकर अभी तक, यानी कि कनिष्क के शासन काल तक 4 संगति होती है। पहला होता है राजगृह में, रट लेना सब। दूसरा होता है वैशाली में, तीसरा होता है पाटलिपुत्र में, चौथा होता है कश्मीर के कुंडल में। अलग अलग शासक हैं, अलग अलग अध्यक्ष हैं, अलग अलग चीजें सब होती सब में, ठीक है ना। पहला में जो शासक है अजातशत्रु,
मगध का राजा, ठीक है ना। दूसरा वाला कालाशोक, वही मगध का राजा, शिशुनाग वंश का। तीसरा जो थे अशोक थे, मौर्य वंश के शासक। चौथा कनिष्क, कौन से वंश के? कुषाण। क्लियर है? अध्यक्ष, पहले वाले में अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे वाले में अध्यक्ष सर्वकामनी, तीसरे वाले में अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस, चौथे वाले में अध्यक्ष वसुमित्र। और एक उपाध्यक्ष भी थे, अभी नाम गिनाया था, पाटलिपुत्र से लेकर आया था, इसका नाम था अशोक घोष। क्या थे ये उपाध्यक्ष? याद हो गया सबको? सम्मेलन, सम्मेलन का क्रम, सम्मेलन का शासक का नाम, सम्मेलन के अध्यक्ष का नाम सब याद रखना है। बाकी उद्देश्य भी आता है आप लोग में ISPSS में, बाकी एग्जाम में तो नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग के ISPSS में उद्देश्य भी कि पहले में क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, चौथे में क्या हुआ, चौथे में क्या हुआ बता रहे हैं। इसी सम्मेलन में दो ग्रुप बन जाता है। एक लोग कह रहे हैं कि जो पहले की जो परंपरा है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। एक लोग कह रहे हैं नहीं, समय के अनुसार इसमें क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। विवाद बढ़ जाता है और इसी काउंसिल में बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। तो मेरे सब लोग तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि किस काउंसिल में बौद्ध धर्म या किस सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, तो लगाना हम लोग को फोर्थ काउंसिल, ठीक है ना। उसी में दो भागों में, कौन से? हीनयान और महायान। अब दोनों में अंतर क्या है हल्का सा बता दें। ये लोग रूढ़िवादी, कौन लोग? ये लोग उदारवादी, ये लोग बदलाव चाह रहे थे, ये लोग बदलाव नहीं चाह रहे थे, ठीक है ना। ये लोग जो सब हैं किसके फॉलोवर हैं? महायान। किसके हैं? महायान के फॉलोवर है सब, समझ रहे हैं? कनिष्क और ये लोग। जो दूसरे ग्रुप थे वो लोग कह रहे थे कि नहीं, कुछ भी बदलाव इसमें नहीं होना चाहिए, जो पुरानी परंपरा है उसी को आगे लेके चलना चाहिए। इनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं किस भाषा में लिखे गए? महायान के संस्कृत में लिखे। किसमें लिखे गए? इसको किस में लिखे गए? पाली में लिखे गए, ठीक है ना। एक्सेप्शन कौन सा? मिलिंद पन्नों को छोड़कर। मिलिंद पन्नों जो ग्रंथ है वो महायान का ग्रंथ है, लेकिन लिखा किस में भाषा में? पाली में। वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। मेरी बात समझ रहे सब लोग? जितने भी ग्रंथ लिखे गए सभी संस्कृत में। जैसे अशोक घोष ने ग्रंथ लिखा, क्या क्या? बुद्ध चरित्र, और क्या लिखा? सौंदरानंद, और क्या लिखा? सारिपुत्र, ये सब किसमें लिखा? संस्कृत में लिखा। ये ग्रंथ का भी नाम तुम लोग लिख लेना, सब काम आएंगे। आ रहा समझ में? तो इतने सारे चीज याद रखना। इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसने? कनिष्क ने। ये लोग जो थे कुषाण लोग और भी उपाधि धारण करते थे, देवपुत्र की। किसकी? मैसर के उपाधि धारण भी किया, देवपुत्र का भी उपाधि धारण किया, है ना। फिर शाही नुसाणी का भी उपाधि धारण किया, है ना। वो आगे हम बताएंगे तुम लोगों को, है ना। गणेश के सिक्कों पर सूर्य, शिव, अग्नि आदि देवताओं के चित्र मिलते हैं और बुद्ध के भी चित्र मिलते हैं, ठीक है ना। इसके तांबे के सिक्कों में वेदी पर बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया है। किसके? कनिष्क के। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान निवास करते थे, जैसे कौन कौन? वसुमित्र, अशोक घोष, एक और थे नागार्जुन। क्या थे? नागार्जुन। नागार्जुन महायान के समर्थक थे और बौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने दो ग्रंथ लिखा, एक प्रज्ञा पारमिता सूत्र लिखा, ठीक है ना। एक और लिखा है, उसको हम आगे बता दें, ठीक है ना। एक और लिखा है, रुकिए बताते हैं।
चलिए आगे बता, ध्यान रखना। उसके अलावा पार्श्व थे इनके दरबार में, मात्र चेट थे, ठीक है ना, संरक्ष थे, ये सब क्या थे, सब विद्वान थे, किसके, कनिष्क के, ठीक है। एक और भी थे कह सकते हैं राजवैद्य, क्या नाम था उनका, उनका नाम था चरक, क्या नाम था, चरक ने ग्रंथ लिखा था, कौन सा, चरक संहिता, ठीक है, भी ध्यान में रखना। अब फिर से बता रहे, नाम लिख लो सब, इनका जो है, कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागा अर्जुन जैसे बौद्ध विद्वान तथा प्रसिद्ध चिकित्सक चरक निवास करते थे। आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता की रचना किसने किया, चरक ने किया, ध्यान रखना है। मात्र चेट, ऐसे लिखना, मात्र चेट तथा संरक्ष कनिष्क के अन्य विद्वान थे, कनिष्क के अन्य विद्वान थे। संरक्ष कनिष्क के पुरोहित थे, संरक्ष कनिष्क के पुरोहित थे, पुरोहित, हाँ, पृष्ठ, हाँ, संरक्ष कनिष्क के पुरोहित थे। पार्श्व कनिष्क के राजगुरु थे, एक और नाम लिखो, पार्श्व, पार्श्व ऐसे लिख देना, पार्श्व कनिष्क के गुरु थे, राजगुरु थे। ठीक है, इतना पॉइंट अब याद रखना। इनका जो साम्राज्य था कनिष्क का, बैक्ट्रिया से बनारस तक फैला था। बैक्ट्रिया कहाँ, ईरान अफगानिस्तान, ईरान अफगानिस्तान से लेकर कहाँ तक फैला था, बनारस तक फैला था। इसमें रूस का एक भाग, ईरान का एक भाग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल है ना। हाँ देख लो, ईरान से लेकर बैक्ट्रिया लिखना, ईरान से, ईरान लिख लो, रूस का एक भाग लिख लो, अफगानिस्तान लिख लो, पाकिस्तान लिख लो, और भारत का बड़ा हिस्सा लिख लो, बनारस तक फैला था। कल आधा घंटा में खत्म हो जाएगा पोस्ट मौर्य, यानी कि हमें कुछ पॉलिटिकल चीज़ें बतानी है, कुछ सोसाइटी के बारे में, कुछ अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। ऐसा करके खत्म, फिर शुरू कर देंगे गुप्त काल, ठीक है ना। और गुप्त काल के बाद पोस्ट गुप्ता हो जाएगा, यानी गुप्तोत्तर काल हो जाएगा, ठीक है ना, ये कर लेंगे। और फिर अगर बाद में हम लोग को चोल कर लेंगे, चोल पल्लव चोल कर लेंगे, तो ये दक्षिण भारत हो जाएगा। मैं तो कुछ चीज़ें हम करा देंगे, ठीक है, रहने जाएगा ना। सर आगे कि नहीं आए, आगे आगे समझ में आ रहा है ना सब लोग।